मॉलिक्यूल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ तो पता होगी कि एटम एंड मॉलिक्यूल को ही बेस मान लिया है। कितने सारे साइंटिस्ट ने आके अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आप लोगों को ये पता है कि जो इसके बाद ठीक है, आप लोग ये चीज़ याद रखना कि इसके बाद सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल पे स्टडी करने दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसका एक का नाम था लेवोइजियर, ठीक है, एंड दूसरे का नाम था प्रॉस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट जो थे, यहाँ सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एटम एंड मॉलिक्यूल पे क्या किया, स्टडी किया। लेवोइजियर एंड प्रॉस्ट, इन दोनों ने सबसे पहले क्या किया, एटम एंड मॉलिक्यूल पे क्या की स्टडी करा, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, एटम और मॉलिक्यूल के, ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं उनपे क्या क्या कैसे कैसे एटम एंड मॉलिक्यूल को कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों को बताया, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे इन्होंने एक थ्योरी दी, ठीक है, लॉ ऑफ हम देख रहे थे लेवोइजियर एंड प्रॉस्ट जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया था, ठीक है, हम यहाँ तक देख चुके थे। अब इन्होंने स्टडी करके क्या बताया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप केमिकल मिला रहे हो, ठीक है, केमिकल ही है, लेकिन उन्होंने एटम एंड मॉलिक्यूल स्टडी किया। जाहिर सी बात है, हर केमिकल का अपना अपना अलग एटम एंड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एटम के अंदर एटम ही है जो एलिमेंट पाया जाता है, एलिमेंट से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, केमिकल का मतलब है कि इसमें क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट मिला के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, ये कंपाउंड्स आपस में मिला के क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले यहाँ से ऐसे देख सकते हो, एटम, ठीक है, एटम जो हमने पढ़ा, ठीक है, एटम जो होते हैं एलिमेंट्स से मिलते हैं, और एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, इट मींस मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। एटम होते हैं, एटम एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट से और क्या बना देते हैं, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर पूछा जाए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी करके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो बताया। तो इनके बेस पे इन्होंने दो थ्योरीज दी, ठीक है। पहला तो ये बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये पहली थ्योरी थी इनकी, क्या थी, पहली थ्योरी थी। और इन्होंने दूसरी थ्योरी दी जिसका नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दूसरी थ्योरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर है, शायद आपने सुने भी होंगे, बट फिर भी स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो बेटर होगा कि हम पढ़ लें। तो देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये पहले देख लेते हैं, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का जो स्टेटमेंट है, ठीक, वो स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट दैट इन अ मैटर, ठीक है, इन अ मैटर, ठीक है, जो मास होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के जो मास होते हैं, ठीक है, वो कैन नॉट क्रिएटेड, दैट मास कैन नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, दैट कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मास कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है,
सपोज एक एग्जांपल देखो, हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। देखो इसका एग्जांपल देखो, एक ध्यान से देखो। सपोज हमने क्या किया, A प्लस B C प्लस D, ठीक, ये हमने एक रिएक्शन करा दी। क्या करा दी, एक रिएक्शन करा दी। कुछ भी है ये A B C एंड D, ठीक है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल भी ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक, ये ऑक्सीजन है, मिला के क्या बना दिया, H2O प्लस एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है, एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर बनती है तो भी, अगर टूटती है तो भी उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता, उससे बेटर हम एनर्जी क्या करिए, इमेजिन कर लिए, ठीक है। इसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट बेटर है कि यहाँ कुछ मान लो, ठीक। एनर्जी है, मान लिए एनर्जी है, ठीक। अब देखो हम लोग ने ये पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट का जो मास होता है वो और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में इक्वल होगा, ठीक है। आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, देखना, मान लो हम क्या किए, आप लोग को ये तो पता है ना कि आलू अगर कहीं फल लेने जाते हो, ठीक है, तो आलू लिए हो, अगर फल लेने गए हो तो मान लो सेब लिए हो, ठीक है, संतरा लिए हो, तो इन सारी चीजों को हम किसे मेजर करते हैं, किलो से। अच्छा चलो हम लोग किलो पे ही पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को ये इजी लगेगा, है ना। चलो सपोज यहाँ पे इमेजिन किया कि हम इसको 1 किलो लिए हैं, 1 किलोग्राम लिए हैं, और इसको लिए हैं 3 किलोग्राम, ठीक है। तो ये टोटल कितना है, टोटल है ये 4 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये भी कितने का होगा, 4 किलोग्राम, ठीक है। इस स्टेटमेंट का बस यही मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास सिर्फ इतना ही कहता है कि मास ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ठीक है। ना वो खत्म होगी ना वो एक्स्ट्रा बनाई जा सकती, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि 4 है तो इधर 5 हो जाए, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि 4 है तो ये 3 हो जाए, इधर 4 है तो इधर 0 हो जाए, नहीं, इधर 4 है तो इधर भी 4 होगा, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी। ये आपका रूल कहता है पहला, ठीक है, ये आपका रूल कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का। ये समझ में आ गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड रूल में बोला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट इसका मतलब क्या है कि स्थिर, ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन या रेशियो, इसे रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो आप लिखते हो 1 to 1 ऐसा, ये होता है आपका रेशियो या प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो ये क्या कहता है कि अब कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, आपका कोई भी मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उसमें क्या होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं हम, इसका डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, इन अ कंपाउंड, ठीक है, इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। एलिमेंट्स सिंपली आप लिख सकते हो यहाँ पे, एलिमेंट्स ऐसे लिखो, इन अ कंपाउंड एलिमेंट फिक्स्ड या प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स present in a fixed ratio. In a compound elements मैंने कंपाउंड भी बता दिया है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एलिमेंट भी बता दिया है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अच्छे से आप देखो कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। इन अ कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये आपका कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जांपल, इसमें आप बोल सकते हो सबसे इजी एग्जांपल, एकदम इजी, ठीक है, एकदम इजी एग्जांपल क्या होगा आपका, H2O, ठीक है। हम लोग मास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, हम लोग मास की बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की नहीं, हम लोग बात करें किसकी, मास की, ठीक है। मास कैसे निकाला जाता है, जैसे कि यहाँ देखो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है, इसका मास कितना होता है? 2, सॉरी 1। ऑक्सीजन है, इसका मास कितना होता है? 16। 1 and 16। चलो ये दोनों क्या है? मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका होता है 8, ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, हम लोग बोल रहे हैं मास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? मास। ठीक है, मास की कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे कैसे अपन इसको काउंट करेंगे। देखो इसका काउंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है 1 into 2, क्योंकि अपन पढ़े हैं क्या एटॉमिक मास कितना है? 1। और ये कितने नंबर्स हैं? दो एटम है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 into मास कितना है? 16। फॉर्मूला आपका कैसा होगा? यहाँ पे जितने नंबर्स हैं, नंबर्स इनटू एटॉमिक मास। ठीक है, ये आपका इसमें फॉर्मूला रहेगा निकालने का। ठीक है, 2 ऐसे रेशियो बनेगा इनका, 2 रेशियो ये कितना है? 16। ठीक है, तो 1 रेशियो 8 हुआ। तो ये आपका किसका रेशियो आ गया? ये आपका वाटर का रेशियो आ गया। ठीक है, जब किसका रेशियो आ गया? वाटर का। ठीक है, इसी तरह आप अमोनिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, हर चीज निकाल सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था यूरिया पढ़ा था, ये क्या है आपका? NH2CONH2, ये आपका यूरिया है, यूरिया। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये यूरिया है, ये अमोनिया है। ठीक है, इसका भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखो, हमने इसमें पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो फिक्स्ड रेशियो में होंगे। जैसे देखो H2 जो है, ठीक है, जो H2 है इसमें हाइड्रोजन कितने में है? 1 रेशियो, हाइड्रोजन में 1 रेशियो है, और ऑक्सीजन कितने रेशियो में है? 8 रेशियो में। 1:8। ये कभी भी 1:7, 1:6 नहीं हो सकता। ठीक है, 1:9 भी नहीं हो सकता, हमेशा ये 1:8 रहेंगे। अब इसमें कमाल की बात क्या है? इसमें कमाल की बात क्या है? हमको क्या मतलब इसमें कमाल की बात क्या है? तो इसमें कमाल की बात ये है, कि हमने वाटर का रेशियो 1:8 निकाला। 1:8 निकाला किसका? वाटर का। इसका मतलब ये है कि आप जो पानी पीते हो, ठीक है, वो वाटर का रेशियो भी 1:8 रहेगा। जो आप पानी नाली में जो बह रहा है उसमें भी, मतलब गंदे से गंदा पानी, ठीक है, गंदे से गंदा पानी नाली में, एकदम गंदा पानी, एकदम काला हो गया, ठीक है, गंदा हो गया, फिर भी उसका रेशियो 1:8 ही रहेगा। उसमें जितनी गंदगियां मिला दो, उसमें जो करना है कर लो, समझ आ रहा है? फिर भी उसका रेशियो 1:8 ही रहेगा। आप समुद्र में जाओ, उसका पानी खारा होता है, ठीक, तो आप सोचोगे कि खारा है तो उसके रेशियो में डिफरेंस आएगा, लेकिन नहीं, उसका भी रेशियो क्या रहेगा? 1:8 ही रहेगा। गंदे से गंदा पानी और अच्छे से अच्छा पानी की कोई भी क्वालिटी, ठीक है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज सेम। ये बात खास थी इस रूल में। देखो हमने लेवोजियर और प्राउस्ट के रूल तो पढ़ लिए, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के जो लॉज दिए थे हमने वो दोनों लॉज पढ़ लिए, ठीक है। अब तक हमको ये समझ आ गया कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ठीक है, ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है, इनमें फिक्स जो रेशियो होता है, इसके अलावा इनके मास को चेंज नहीं किया जा सकता। रिएक्टेंट हमने 2 रूल पढ़ लिए थे कि जो मास होता है रिएक्टेंट का और मास होता है प्रोडक्ट का, वो दोनों इक्वल होता है। और इधर हमने पढ़ा कि जो रेशियो है, सपोज वाटर का हमने एग्जांपल लिया था, ये रेशियो हर जगह सेम होगा, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों के रूल्स जो थे, लेवोजियर और जो प्राउस्ट के जो रूल्स थे, ठीक है, उनको ब्रॉड करने के लिए या फिर उनको अच्छे से और क्लियर करके समझाने के लिए कौन है? डाल्टन आए, ठीक है, डाल्टन। जो डाल्टन थे एक साइंटिस्ट है, ठीक है, महान साइंटिस्ट हुआ थे ये भी, और ये आए और इन्होंने क्या दिया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, इन्होंने क्या दिया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। जाहिर सी बात है इसमें एटम्स के बारे में ही बताया गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो किसने डाल्टन ने दी थी, ठीक है, और डाल्टन, लेवोजियर और प्राउस्ट के थ्योरीज को स्टडी करके
डाल्टनरी एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसको अपन DAT कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक। इनमें इन्होंने कुछ रूल्स बताए, जो कि ये क्लियर करते थे कि एटम करते क्या थे, ठीक है। तो सुनते जाना क्या क्या बोला इन्होंने। पहला बोला एवरी मैटर, आप, मैं, ठीक है, हर चीज, जैसे कि मार्कर हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज, अगर आप खाना खा रहे हो तो वो खाने के दाने भी, ठीक है, आप खुद, ठीक है, मैं, ठीक है, ये मार्कर, हर चीज क्या से बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक। उसको क्या बोलते हैं, देखो, तो उन्होंने ये बोला कि ऑल मैटर आर मेड ऑफ teeny particles called atom। उन्होंने ये बोला कि सारे मैटर जो होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स से बने, मतलब छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है, पार्टिकल हमने पढ़ लिए हैं मैटर वाले चैप्टर में, है ना। तो टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, पहला रूल है। दूसरा रूल बोला एटम कैन नॉट डिवाइडेड, ठीक है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, एंड कैन नॉट डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट क्रिएटेड, ठीक है। एटम कैन नॉट डिवाइडेड नॉट क्रिएटेड, ठीक है, एटम कैन नॉट डिवाइडेड नॉट क्रिएटेड, ठीक है। थर्ड रूल उन्होंने दिया atoms in a same element have same chemical properties and mass, ठीक है। atom in a same element, ठीक है, same element have same mass and chemical properties, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन, ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन एक एटम बोल रहे हैं, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन क्या एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो क्या रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें जो एटम्स रहेंगे, मान लो छोटे एटम्स रहेंगे, तो इन सब का सेम मास होगा, मास एंड प्रॉपर्टी सब में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चौथे ने बोला atoms in different element, चौथे ने बोला atom in different element have different chemical property and mass, ठीक है, mass and chemical property, मतलब मेटल इन सेम एलिमेंट हैव, जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, देखिए उस ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे, ठीक है, उन सब की मास और सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। वैसे ही मान लो हमने दो एटम लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, एक कार्बन ले लिया, जो फोर्थ पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मान लो हमने एक ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, और एक कार्बन ले लिया, तो कार्बन का मास और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा और ऑक्सीजन का मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। इन्होंने यही बताया है, ठीक है। पांचवा एंड लास्ट इन्होंने बोला कि काइंड ऑफ एटम्स, मतलब जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर फिक्स्ड इन अ कंपाउंड, इन अ केमिकल कंपाउंड। एटम्स रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पे, एटम्स रेशियो आर फिक्स्ड इन अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। पांचवा देखो इसका मतलब क्या है, एटम्स रेशियो, अच्छा ठीक है, रेशियो नहीं लिखना है, सिर्फ एटम ही है। एटम्स आर फिक्स्ड इन अ केमिकल कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल देखना, मान लो हमने लिया H2, ठीक है, यहाँ पे H2 ही रहेगा और O एक ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि हमको एटम नहीं मिल रहा है तो हम एक काम करते हैं इसमें एड डाल देते हैं, ऐसे नहीं होगा। H2O का मतलब है H2O ही, इसमें H नहीं डाल सकते, इसमें ऐसे C नहीं डाल सकते, या फिर कुछ और डाल दो, मान लो ऐसे हीलियम H2O ऐसे नहीं बना सकते ना, ठीक है। हाइड्रोजन का है
प्लेस, तो ये हाइड्रोजन ही लेगा, वही बोलेगा एटम्स आर फिक्स्ड इन अ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल कंपाउंड क्या है मैंने देख लिया है। तो ये 5 रूल थे किसके, डाल्टन के। ठीक है, डाल्टन के, डाल्टन जिसको हमने बोला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये 5 चीजें आप लोग पढ़ेंगे।